नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डील विद very important topic, that is the section 281 of the CRPC, and now it has become section number 316 of the BNSS. Whether there is any change? Yes, there are certain changes, minor changes हैं कॉन्सेप्ट के लेवल पर, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर कहीं कोई चेंज नहीं है। जैसे पहला चेंज आपको मिलेगा कि 281 में जो क्लॉज 1 थी वो अब डिलीट कर दी गई है। तो अब क्लॉजेज 281 की जो क्लॉज 1 थी वो डिलीट हो गई है, तो जो क्लॉज 2 थी वो 316 में क्लॉज 1 हो जाएगी। तो एक तो आपको ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि क्लॉजेस को वैसे समझना पड़ेगा। पहली क्लॉज को हटा दीजिए तो 281 की जो क्लॉज 2 है अब वो क्या हो जाएगी, वो 316 की क्लॉज 1 हो जाएगी। मैं लिख देता हूँ आपको, देखिए 281 की जो क्लॉज 2 है वो हो जाएगी 316 में क्लॉज 1। उसी तरीके से क्लॉज 3 वहाँ पर क्लॉज 2 हो जाएगी। अब आप उस तरीके से एडजस्टमेंट कर लेंगे। एक तो ये हुआ। ये क्यों हटाया गया? क्योंकि दिस क्लॉज 1 वाज रिलेटेड टू द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जो कि कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का डेजिग्नेशन ही नहीं खत्म हो गया, इसलिए वहाँ से वो इररिलेवेंट थी, इसलिए हटा दिया गया। उसी तरीके से दूसरा चेंज किया गया क्लॉज 2 में अदर देन द मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, इस वर्ड को हटा दिया गया है। और एक थर्ड चेंज ये किया है, जो क्लॉज 4 है उसमें उन्होंने एक प्रोविज़ो ऐड कर दिया है। तो ये प्रोविज़ो क्या है ये मैं आपको क्लॉज 4 के बाद में पढ़ा रहा हूँ। इसको मैं समझा देता हूँ कि प्रोविज़ो क्या होगा, वो मैंने समझाया हुआ इस लेक्चर में। तो आपने इन माइनर चेंजेस के साथ में इस सेक्शन को पढ़ना है, समझना है। जो 281 का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो सेम रहेगा, उसकी यूटिलिटी फॉर द एग्ज़ाम वो सब कुछ सेम रहेगी। ये कुछ माइनर चेंजेस आपने ध्यान में रखने होंगे, तो इनको ध्यान में रखते हुए चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। 281, दिस इज द क्लास फॉर द प्रीलिम्स एंड नाउ वी स्टार्ट दिस इज टॉपिक 281। तो प्लीज हाईलाइट द फर्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स एग्जाम will come from here itself. Which section deals with the record of the examination of the accused? The word is here accused and this is not the witness. This is the record. Record of what? Record of examination. Examination of whom? Examination of the accused, and this is section 281. Many times this question has been asked. Don't forget this. What this is dealing with, which section deals with the examination of the accused, ध्यान रखना। तो क्या है इसमें, you please go to section 313. This is also in general used as the examination of the accused. Section 313 CRPC, we say it is the examination. It is the examination of accused. In general sense we say like this. So don't forget this. 281 is dealing with record. This is not the examination of accused, this is dealing with the record of the examination. तो I believe कि आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो 281 basically deals with the record. Record of what? Record of examination. Examination whom? Examination of the accused, and this is the question for your prelims. यहीं से क्वेश्चन आएगा। I believe कि आप कर लेंगे आप लोग ये ढंग से। Next is what? And this is what examination of accused. You cannot understand 281 without understanding 313. आप इसको समझ ही नहीं सकते हैं। सेक्शन 281 को समझने के लिए you should understand first 313. Section 313 CRPC, and I take you there now. This is section 313, and again you will get the question in your prelims from the heading of this itself. Which section deals with the examination of the accused? और exactly language दे देंगे, power to examine the accused. Again मैं कह रहा हूँ क्योंकि बार बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। दिस इज एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड, उस महापुण्य आत्मा की बात कर रहे हैं जिस पे कोई आरोप लगा है, सही है। ये विटनेस नहीं है, ये गवाह नहीं है, ये आरोपी है।
एक्यूज है, एलिज्ड है, उसके एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं हम, ठीक। सो 313 एंड 281, अब इसको पढ़ते हैं जरा पहले। व्हाट इज ऑल अबाउट 313? इन एवरी इंक्वायरी और ट्रायल, inquiry, it may be inquiry, it may be trial, for the purposes of enabling, please see this, for the purpose of enabling, please concentrate over these words, purpose of enabling, enabling whom? Enabling the accused, and how you are enabling him? Personally। तो accused को व्यक्तिगत रूप से समझाने के लिए, टू एक्सप्लेन एनी सर्कमस्टेंसेस अपियरिंग इन द एविडेंस अगेंस्ट हिम द कोर्ट। इसको समझिए क्या है, मैं समझाता हूँ। नाउ सी देयर इज ए प्रिंसिपल ऑफ, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत। क्या मतलब होता है इस बात का? नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि बेसिक रूल है ऑडी ऑल्टम पार्टम, हियर द अपोजिट पार्टी, the party against whom you are proposing some action, you are taking some action, must be heard, he must be given an opportunity to explain, उसको अपनी बात को कहने का हक मिलना चाहिए। अब यहाँ पर है accused, got it? Now there is one accused, this is accused, so accused is being given every time this right, once in the form of 207 when he has been given the documents submitted by the police officer, चार्ज शीट की कॉपी इसको दी जाती है 207 में, so that accused may understand what is all about, कि उसके खिलाफ केस क्या है। उसके बाद में स्टेज आती है चार्ज की, देन चार्ज उसको एक्सप्लेन रेड ओवर किया जाता है, उसको बताया जाता है कि दिस इज द चार्ज अगेंस्ट यू, डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट, and then we start evidence, and evidence में you examine so many PWs, PW1, PW2 etc, so many witnesses are examined against him। अब एक आम मान लीजिए आप जितना भोला भाला कोई हो, जैसे मान लीजिए जसलीन वालिया मैडम है, बहुत सीधी सादी है, दुनियादारी का पता नहीं है, गलती से कोई इनके खिलाफ केस लग गया है ना, अब भोली भाली को क्या पता, अब विटनेसेस आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके खिलाफ क्या बोल रहे हैं इन्हें नहीं पता, तो अब इनको कैसे पता चलेगा कि मुझे इसका जवाब क्या देना है? सारे विटनेसेस एग्जॉस्ट हो गए, अब ये कैसे कहें, इनको पता ही नहीं चल रहा। मैडम अदिति श्रीवास्तव आई, वो क्या पिटर पिटर करके चली गई, उनको नहीं पता, और जो विटनेसेस आए सब अपनी अपनी कहानी कह के चले गए, इनको नहीं पता। इसीलिए एक प्रोविजन बनाया गया है सीआरपीसी में, दैट इज वॉट सेक्शन 313, इट इज वॉट यू सी दिस लाइन, to explain any circumstances appearing in the evidence against him, उस व्यक्ति के खिलाफ, accused व्यक्ति के विरुद्ध, whatever the evidences are there, किस PW ने क्या कहा, उसके विरुद्ध कौन कौन से evidences आए, उसको समझाने के लिए, explain करने के लिए, accused को personally पता चल जाए। इस पर्पज से कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट में at any stage, you see this, put such questions to him as the court considers necessary, because this is not the focus of this class to explain 313, मैं उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ 281 तक लेकर आ रहा हूं आपको। दिस इज द इंट्रोडक्शन टू ब्रिंग यू ऑल टू 281 को समझने के लिए मैं इतना ही समझाऊंगा 313 को। तो कोर्ट में पुट सच क्वेश्चंस टू हिम as the court thinks necessary. Court can ask him questions कि see this is what you had to say about this, क्या हुआ था, तुम बताओ। तो the purpose is what to enable him, उसको समझाने के लिए, उसको समर्थ बनाने के लिए, so that accused में defend himself properly, अपनी बात रख सके, अपना पक्ष रख सके। तो इस पर्पज से क्वेश्चन कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट में पुट सच क्वेश्चंस टू हिम, यू सी दिस अगेन बोर्ड पर, एंड डोंट फॉरगेट दिस अगेन, put such questions to him as court considers necessary, and the putting such questions to him is called examination of
accused. This process is called examination of accused. Fine, this is the may. And second what? Court shall, after witnesses for prosecution have been examined and before he is called upon to defense, question him generally on the case. ये second stage है. So वो थी at any time, at any stage. तो दो स्टेज हैं. तो all about is this section 313. Section 313 does what? It gives the power to the court. Got it? Power of what? Power of questioning. Questioning whom? Questioning the accused. Got it or not? So this is called examination of the accused. There are two situations. When can the court do so? Number one stage is court may do so at any stage. And here is the discretion of the court. यहाँ पर कोर्ट का डिस्क्रेशन है कि किसी भी स्टेज पर कर सकती है. एंड सेकेंड स्टेज इज व्हाट? व्हेन द प्रोसिक्यूशन एविडेंस इज क्लोज्ड. जहां प्रोसिक्यूशन एविडेंस के विटनेसेस सब हो चुके हैं, वो डिफेंस के आए नहीं हैं अभी तक. तो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस मान लीजिए 10 विटनेसेस हैं, ऑल 10 विटनेसेस हैव बीन एग्जामिन्ड. तो उन 10 विटनेसेस ने क्या क्या कहा तुम्हारे खिलाफ वो तुम्हें बताना है. और फिर तुमसे कहा जाएगा कि इनकी पूरी बात समझ के अगर अब तुम्हें अपने डिफेंस में कुछ लेकर के आना है तो तुम अपने डिफेंस विटनेस को बुला सकते हैं. इसलिए दो स्टेज है, इन बिटवीन की बात है. आफ्टर, बिफोर और इनके बिटवीन में है 313. आफ्टर व्हाट? विटनेसेस फॉर प्रोसिक्यूशन, यानी इट मींस प्रोसिक्यूशन विटनेसेस, दीज हैव बीन एग्जामिन्ड. एंड बिफोर व्हाट? बिफोर हिज डिफेंस इज कॉल्ड. In between this stage is 313 plays its role that the court shall question him generally on the case. This is called examination of the accused. Suppose a situation, Madam Sunita is the judicial officer and now she come to know, oh 313 I have the power to examine the accused. Today I will ask some questions from the accused now. ठीक. But second stage comes कि I may ask the question. When what should be the procedure of recording the answers? When the accused will reply to my questions, how will I write? Where is the guiding factor? Where are the guidelines? And for that purpose, you will have to come to section 281, and that is the lecture of the day, that is the record of the examination. So basically this section provides for the manner in which statements of the accused persons shall be recorded. So basically 313 provides for the examination of the accused and 281 provides for the manner of recording of this. So this is the Ram and Lakshman. This is the relationship between these two sections. तो 281 gives you the manner कि लिखेंगे किस तरह से, रिकॉर्ड कैसे होगा. एंड यू विल सी मैनी क्वेश्चंस इन योर प्रीलिम्स एग्जाम फ्रॉम 281 itself. So now I read the bare act, I will highlight the portions and you will mark in your bare act and you will write P for prelims. From there you will get the question. 313. Whenever the accused is examined by whom, please highlight this, B for prelims, by a metropolitan magistrate. This is P for prelims, ध्यान रखना. The magistrate shall make a memorandum of the substance of the examination of the accused. Please, P for prelims, very very important phrase, memorandum of the substance. Magistrate shall make a memorandum of the substance of the examination of the accused. क्या मतलब है इस बात का? This is 281 clause 1. Who is the magistrate who is examining? He is the metropolitan magistrate. Don't get confused. He is not the any other magistrate. Any other magistrate means judicial magistrates. He is not the judicial magistrate. He is not the court of session. He is the only one. What is what? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट. प्रीलिम्स में अगर ऐसे ध्यान नहीं रखेंगे ना तो जिंदगी भर पढ़ते रहना
10 साल पढ़ते रहना, प्लिम्स नहीं निकलेगा आपका। और ऐसे ही वो लोग हैं जो बहुत इतने ज्ञानी ध्यानी परमानंदा मिल जाए कि भाई क्या नॉलेज है इसकी, लेकिन वो टेक्निकली नहीं पढ़ते हैं उसको, इसलिए बार बार प्लिम्स से फेल होते हैं। आप लोग सर ऐसा नहीं हो तो ध्यान रखना, यहाँ पर इसको हाईलाइट कर लेना। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं। व्हाट इज ही विल डू दिस, he will record, he will make only the memorandum of the substance of the examination। इसका क्या मतलब हुआ? Now suppose I am the metropolitan magistrate and you are the accused and you are being examined by me under section 313 CRPC। Now I ask you many questions, okay, this is CPW 1 said you, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पुट करे, और जो मैंने आपको कहा है ना, सपोज कीजिए वॉट एवर यू आंसर्ड आई रोट मेमोरेंडम ऑफ दिस सब्सटेंस, उसके सब्सटेंस का, उसके सार का, एग्जैक्ट योर वर्ड्स में नहीं आ रहा है, आई अंडरस्टूड दैट एंड देन आई रोट इट इन माई ओन वर्ड्स कि वॉट यू वॉन्टेड टू से, आपका कहने का मतलब क्या था, वो मैं समझ करके फिर मैंने अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से उसको लिखवा दिया। उसे कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द एग्जामिनेशन। डोंट फॉरगेट दिस वर्ड, सब्सटेंस ऑफ द एग्जामिनेशन, इट्स वेरी क्रिटिकल। प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा इसी लाइन से, कि अभी क्यों बनेगा अभी मैं समझाऊंगा इसको आगे वाले, एंड इट शुड बी इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। तो आई बिलीव कि आपको ये बात समझ में आई होगी। कम ऑन। एंड सच मेमोरेंडम शैल बी साइंड बाय द मजिस्ट्रेट एंड ऑल्सो shall form the part of the record। तो it shall be signed, यहाँ से क्वेश्चन तो कोई नहीं आएगा लेकिन पढ़ लीजिए, it shall be signed by the magistrate as well। तो अभी आपने पढ़ा सेक्शन 281 की क्लॉज 1, 281 की CRPC की क्लॉज 1 आपने पढ़ ली है, बट ये आपको BNSS सेक्शन 316 में नहीं मिलेगी, इस बात का ध्यान रखना। पहले मैं इंट्रो में करा चुका हूँ, अब फिर दोबारा बता दिया है। अभी जो क्लॉज 2 आएगी, अब 281 की जो क्लॉज 2 आएगी, अब वो होगी आपकी BNSS सेक्शन 316 की क्लॉज 1। अब आपको इस तरीके से पढ़ना है, समझना ज़रूरी था। डिलीट क्या किया गया है वो आपको समझना ज़रूरी है, उसको माइंड में ज़रूर रखना कि पहले क्या कॉन्सेप्ट था, अब क्या चेंज कर दिया गया है, इसलिए ज़रूरी है आपके लिए वो। सो नाउ फिर आगे बढ़ते हैं क्लास में। नाउ आई कम टू दिस सेकेंड 281 clause 2, and this is very important, why I was so emphasizing in the clause 1। this is whenever the accused is examined by any magistrate other than the MM metropolitan magistrate or the court of session, because इनके लिए अब ये कौन सा है, एनी मजिस्ट्रेट अदर देन मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, जिसकी बात हम लोगों ने क्लॉज 1 में की है, उससे भिन्न कोई मजिस्ट्रेट हो या फिर सेशन न्यायालय हो, सेशन कोर्ट हो, वो कैसे करेंगे? होल ऑफ सच एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग एवरी क्वेश्चन पुट टू हिम एंड एवरी आंसर गिवन बाय हिम शैल बी रिकॉर्डेड इन फुल बाय द प्रिजाइडिंग जज और मजिस्ट्रेट हिमसेल्फ। नाउ ये कौन से मजिस्ट्रेट साहब हैं? मजिस्ट्रेट अदर देन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, गॉट इट? और ही इज द सेशन जज, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर देम? दे विल हैव टू राइट एवरी क्वेश्चन पुट टू हिम। तो ये सब्सटेंस नहीं है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पुट टू हिम, आई पुट टू यू क्वेश्चन नंबर 1, नाउ प्लीज आंसर इट and every answer given by him in full shall be recorded। तो substance लिखने में एंड एग्जैक्टली फुल क्वेश्चन आंसर लिखने में डिफरेंस हो आया समझ में आपको? दिस इज द डिफरेंस एंड दिस डिफरेंस इज मेंटेन्ड। और यहीं से क्वेश्चन आपका बनता है। उसने पूछा क्या? उसने क्वेश्चन पूछा एनी मजिस्ट्रेट, आपने आंसर मारा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समझ करके, वहीं पर क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन केस ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड क्या लिखेंगे हम लोग? सब्सटेंस लिखेंगे, मेमोरेंडम ऑफ सब्सटेंस। सो यू कैन सी लाइक दिस, इन केस ऑफ MM substance of
memorandum, and in case of other magistrate and session judge, full examination. So I hope you got it, and यहीं से क्वेश्चन आपको मिलेगा. Now next part of this, himself and where he is unable to do so owing to physical or other incapacity under his direction and superintendence by any officer of the court appointed by him in this behalf. अब ये क्या मामला फंस गया, ये देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये. अब अंतर समझिए इस बात को. इन केस ऑफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, दिस लाइन वाइज मिसिंग. इन केस ऑफ other magistrate and session judge, he can record the examination himself, first option, and also he can get it recorded by the officer of the court in his superintendence, in his direction. अगर वो व्यक्ति जो मजिस्ट्रेट है, मान लीजिए आप हैं, अरशान भाई साहब हैं मजिस्ट्रेट अदर देन दी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, शाहीन मलिक मैडम हैं सेशन जज, इनका मन नहीं कर रहा आज लिखने का, ठीक है, तो क्या करेंगे, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पेशकार साहब जरा लिखना. हु इज द पेशकार? ही इज द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट. अब रीडर साहब लिखने लगेंगे, हाँ भी लिखो, या स्टेनो लिखेगा. सो नाउ दोनों ऑप्शन थे, शाहीन का मन करेगा तो खुद लिखेगी हिमसेल्फ या हर सेल्फ, अरशान का खुद मन करा तो लिखेगा, नहीं तो नहीं लिखेगा, नहीं तो लिखवा लेगा. तो ये हुए ऑप्शंस के लिए. But this option is not available to MM. Whenever the accused is examined by MM, the magistrate shall make a memorandum of substance of the examination of the accused in the language of the court, and such memorandum shall be signed by him and shall form the part of the record. ये बात कहीं लिखी ही नहीं है. He can take the help of his staff as well. ये बात यहाँ लिखी नहीं है कि नहीं है? और इसीलिए आपको इन दोनों स्लाइड से समझ जाना चाहिए, इन दो बेसिक डिफरेंस से यहीं से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और यहीं से आपका कल्याण होने वाला है. वन कैटेगरी इज ऑफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, ही इज रिक्वायर्ड ओनली ए मेमोरेंडम ऑफ सब्सटेंस. अदर मजिस्ट्रेट हैव टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स इन फुल. मजिस्ट्रेट्स एंड सेशन जज, यू कैन से सेशन जज एज वेल. तो ही विल हैव टू, ये हुआ पहला डिफरेंस. एंड सेकेंडली, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मस्ट रिकॉर्ड मेमोरेंडम ऑफ सब्सटेंस हिमसेल्फ देमसेल्फ, ये हुआ. एंड अदर मजिस्ट्रेट स्टेटमेंट्स इन फुल लिखना होगा, इवन बाय सम अदर ऑफिशियल, किसी अन्य ऑफिशियल से भी लिखवा सकते हैं. तो यहाँ से क्वेश्चन अगर आपको आ जाएगा, अच्छे लोग मैंने देखा गलत करके आएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि यार डिफरेंस क्यों करेंगे, मजिस्ट्रेट में सबसे ऐसे सेशन जज लिखेगा, करवा लेगा किसी से, एमएम क्यों नहीं करवा सकता? सेशन जज सारे क्वेश्चन आंसर लिखेगा और एमएम लिखेगा केवल सब्सटेंस. नहीं, ऐसे नहीं हो सकता. देन यू गो बाय लॉजिक्स. तो डोंट गो बाय लॉजिक्स, डोंट, प्लीज गो बाय द बुक्स ऑफ द लॉ, जैसे लॉ में कहा गया है. तो P4 प्रीलिम्स लगा दी. मुझे लगता है मैंने बहुत डिटेल में समझाया आपको अच्छे तरीके से. अब मत भूलना इस बात को, कर लेंगे. The record shall, if practicable, be in the language in which the accused is examined. Please, P4 prelims. This is the very important question. Again, यहाँ से question, I have seen questions, and this is the record shall, if practicable, be in the language in which the accused is examined. Accused ने जिस लैंग्वेज में आंसर किए हैं, कोशिश कीजिए प्रैक्टिकेबल अगर है तो इट शुड बी इन हिज लैंग्वेज, एंड अदरवाइज इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल देन इट शुड बी इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट. P4 प्रीलिम्स कि व्हाट इज द प्रेफरेंस, क्या है, किस प्रेफरेंस में रिकॉर्ड रखा जाएगा, एक्यूज का लैंग्वेज एंड देन लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट. एंड नाउ कम टू नेक्स्ट, द रिकॉर्ड शैल बी शोन और रेड ओवर टू द एक्यूज्ड. ठीक, इतना कर लीजिए, इतना जरूरी है बस, इसमें से कुछ खास क्वेश्चन बनते नहीं है. आई एम लिविंग इट. इट शैल देयर आफ्टर बी साइंड बाय द एक्यूज. P4 प्रीलिम्स, ध्यान लगाना, साइन होने जरूरी है एक्यूज के. ये क्वेश्चन पूछता है कि वेदर दिस रिकॉर्ड शैल बी साइंड बाय द एक्यूज और नॉट. इट शैल देयर आफ्टर बी साइंड बाय द एक्यूज्ड
एंड बाय द मजिस्ट्रेट और प्रेजाइडिंग जज। बस, तो यहां तक आपने समझ लिया अच्छी तरीके से। नाउ आई एक्सप्लेन टू यू द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोविजो एडेड टू 316 क्लॉज 4। 316 सब क्लॉज 4 में जो प्रोविजो ऐड किया गया है ये पहले सीआरपीसी में नहीं था, अब हमने समझना है इसमें। देखिए ये रिक्वायरमेंट आप लोग समझ चुके हैं क्लॉज 4 में, 316 की क्लॉज 4 और 281 की क्लॉज 5 में, बिकॉज दीज आर सेम। यू हैव अंडरस्टूड कि एक्यूज के सिग्नेचर लिए जाएंगे रिकॉर्ड पर। 281 में जो उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है उस पर सिग्नेचर लिए जाने हैं। व्हाट इफ, अब ये प्रोविजो है, प्रोविजो एक ऐसी सिचुएशन में बात करते हैं व्हेन द एक्यूज इज इन द कस्टडी एंड इज एग्जामिन्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। व्हेन द एक्यूज इज इन द कस्टडी एंड ही इज एग्जामिन्ड through electronic communication, it means accused is not in the court to sign the record. अब कैसे होगा, यानी कि 281 में 281 के लिए जो स्टेटमेंट लिखा जा रहा है उसका, तो उस पर साइन होने चाहिए थे एज पर द सब क्लॉज 4 BNSS 316 की सब क्लॉज 4 के हिसाब से उसका सिग्नेचर होने चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर है नहीं अब, क्योंकि उसका जो एग्जामिनेशन हुआ है वो कैसे हुआ है, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हुआ है, राइट। तो एक तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि क्या 316 का जो स्टेटमेंट है, प्रोसीजर है, क्या वो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पूरा हो सकता है? आंसर इज यस, एक तो ये हो सकता है। एंड सेकंड क्या आएगा, देन हिज सिग्नेचर शैल बी टेकन विद इन 72 आवर्स ऑफ सच एग्जामिनेशन, ही विल हैव टू साइन इट। एक्यूज के साइन तो लिए ही जाएंगे, लेकिन बिकॉज एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट वो वहाँ पर नहीं था, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से सब कुछ हुआ है, इसलिए उसके सिग्नेचर सब्सिक्वेंटली ले लिए जाएंगे। लेकिन वो कितने टाइम गैप में ले लिए जाएंगे, वो टाइम इंटरवल जो है BNSS ने फिक्स कर दिया है, एंड दैट इज फॉर द 72 आवर्स ऑफ सच एग्जामिनेशन। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस? इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोविजो इज फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। ये आपके MCQ में पूछा ही जाएगा। पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी एग्जामिनेशन हो सकता है? यस, आंसर इज यस। एंड सेकेंडली उसके सिग्नेचर लिए जाने तब लिए जाएंगे या नहीं? यस, सिग्नेचर फिर भी लिए जाएंगे, और कितने टाइम में लिए जाएंगे? 72 आवर्स पर से क्वेश्चन आएगा। तो सिग्नेचर शैल बी टेकन, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। 72 आवर्स ऑफ सच एग्जामिनेशन में सिग्नेचर लिए जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा भी उसका एग्जामिनेशन हो सकता है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा सकता है एज पर सेक्शन 316 BNSS। ये भी आपसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकते हैं। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट चल रहा है। सो नाउ अगली क्लास बढ़ाते हैं आगे को। एंड दिस इज अगेन क्लॉज 6, इंपॉर्टेंट फॉर यू। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अप्लाई टू द एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड इन केस ऑफ समरी ट्रायल। समरी ट्रायल के केसेस में ये एप्लीकेबल नहीं है। यहीं से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है कि इन विच केसेस इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। सेक्शन 262, 65 समरी ट्रायल में देर इज़ नो एग्जाम। नथिंग in this section shall be deemed to apply to the examination of accused in the course of summary trial। बस इतना कर लीजिए। 281 मोर देन एनफ है, आपके कोर्स के हिसाब से बहुत डिटेल में करा दिया मैंने आपको। सो क्लास आपको पसंद आई होगी, ये मुझे पता है, क्योंकि दिल खोल के पढ़ाया गया है। मेरी एक ही तमन्ना है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, लॉ की अंडरस्टैंडिंग के लिए, और खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको कोई भी और चैनल, कोई भी और कोचिंग आपको नहीं जाना पड़े। और ये मेरी आपने ज़ील देख ली होगी लेक्चर में ज़रूर, और उसको अगर आप अप्रिशिएट करते हैं तो आप कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और कमेंट करके। और इसी के साथ में मैं आपसे कहूँगा कि देखिए, जो मैंने रिवीजन की ट्रिक्स बताई हुई हैं, बीच बीच में मैं आपको समझाता रहता हूँ कि रिवीजन कैसे करना चाहिए, वो आपके लिए मस्ट है। अगर आप मुझसे एक ही बात कहेंगे, सर एक बात बता दो जिससे हम जज बन सकते हैं, या कोई हम अपना नेट UGC का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, या कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, तो देखिए एक ही वर्ड है बस, वो वर्ड है आपका रिवीजन एंड प्रैक्टिस। रिवीजन एंड प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना अच्छे तरीके से आपको याद रहेगा। एग्ज़ाम में बच्चे इसलिए ही फेल होते हैं क्योंकि वो उतना अच्छा याद करके नहीं जाते हैं, वो उतना अच्छा याद करके नहीं जाते, और वहाँ पर बार बार वो 1-2 क्वेश्चन गलत करेंगे याददाश्त कम होने की वजह से, और एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए हमेशा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।